हेलो एवरीबॉडी। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न इंडिया की एमसीक्यूज की एक नई सीरीज, जिसके अंदर आज का हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है रिवोल्ट ऑफ 1857। हम ट्राई करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस हम देखेंगे उनका आंसर एलिमिनेशन मेथड के थ्रू निकाल सके। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट्स फ्रॉम द अबव। मतलब निम्नलिखित में से गलत कथनों की पहचान करें। अब इसके अंदर अपने को रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, ना कि सही स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द पॉपुलर डिसकंटेंट वाज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंट्री। जन संतोष का सबसे महत्वपूर्ण कारण देश का आर्थिक शोषण था। सही है पॉइंट ये तो, क्योंकि अपने यहाँ पे 1857 का रिवोल्ट क्यों हुआ? क्योंकि लोग बहुत ही ज्यादा डिसकंटेंट थे। क्यों थे डिसकंटेंट? क्योंकि अपने इंडिया को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे थे ब्रिटिशर्स। अब इकोनॉमिकली कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे थे ब्रिटिशर्स? कि हमारा जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेस थे वो इंडिया के बेनिफिट के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिशर्स के बेनिफिट के लिए यूज हो रहे थे। तो हमें अपने ही रिसोर्सेस का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा था। सेकेंड पॉइंट देखें। Another important cause was the complete destruction of its traditional economic fabric. अन्य महत्वपूर्ण कारण इसकी पारंपरिक आर्थिक संरचना का पूर्ण विनाश था। इसका क्या मतलब है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारा जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फैब्रिक है, मतलब हमारे इंडिया के अंदर जैसे आर्टिशंस हो गए, क्राफ्ट्समैन हो गए, ये सब की जॉब किस पे डिपेंड करती थी? कि भाई ये लोग छोटे मोटे जॉब करते थे, मेनली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गई, और अपने यहाँ पे मेनली कॉटन होता था, सिल्क होता था। ब्रिटिशर्स के आने के बाद में इन लोगों ने अपने यहाँ का इंपोर्ट बढ़ा दिया और एक्सपोर्ट कम कर दिया, विच मीन्स हमारी इंडस्ट्रीज को लॉस होने लगा। मतलब ब्रिटिश मेड जो गुड्स हैं इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्री में ज्यादा लाने शुरू कर दिए, और हमारा जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, बाकी अपने जितनी भी इंडस्ट्रीज है, उनको सबको लॉस मिल गया। मतलब हमारे फैब्रिक की इकोनॉमिक वैल्यू 0 हो गई। तो ये वाला पॉइंट भी सही है, वाला भी सही था। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? बोथ impoverished the vast mass of peasants, artisans and handicraftsmen, as also a large number of traditional zamindars and chiefs. दोनों ने किसानों, कारीगरों और हस्तशिल्पियों की विशाल जनसंख्या के साथ साथ अनेक परंपरागत जमींदारों और सरदारों को भी निर्धन बना दिया। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जितने भी ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी जिससे हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, अब ये ऐसा नहीं था कि एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ पेजेंट्स का, आर्टिशंस का और हैंडीक्राफ्ट्समैन का हो रहा था। इनके साथ में जितने भी जमींदार थे ना, वो भी एक्सप्लॉयटेशन को फेस कर रहे थे। अब जमींदार कैसे फेस कर रहे थे एक्सप्लॉयटेशन को? तो हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल जमींदारी सिस्टम चलता था पहले, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ट्रेडिशनल जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया और उन्होंने नए सिस्टम को डेवलप किया, जिससे कि हमारे जमींदार को लॉस होने लग गया। तो थर्ड पॉइंट भी सही है। फोर्थ पॉइंट है कि लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, भू राजस्व की नीतियां। ब्रिटिशर्स ने अपने लैंड रेवेन्यू की पॉलिसीज को हमारे ऊपर इंप्लीमेंट किया। मतलब उन्हें इंडिया के बारे में इतना कुछ नॉलेज नहीं था ना, क्योंकि वो लोग ब्रिटिशर्स थे, तो उन्हें हमारी क्या क्या नीड्स हैं, अपने लैंड के लिए क्या क्या डिमांड है, वो सब नहीं नॉलेज था। तो उन्होंने अपने सिनेरियो के हिसाब से हमारे ऊपर अलग अलग पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया, जिससे कि हमें लॉस हुआ। तो बात ये भी सही है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कोई भी नहीं है इनमें से, तो मतलब नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द व्यूज ऑफ डिफरेंट स्कॉलर्स अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के विभिन्न विद्वानों के विचारों का मिलान कीजिए। रिवोल्ट के बारे में अलग अलग स्कॉलर्स ने अपने अपने व्यूज दिए थे, हमें सिर्फ स्कॉलर का नाम और उनके व्यूज को मैच करना है। तो फर्स्ट व्यू देखते हैं। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला था? तो वीडी सावरकर ने।
कॉन्स्पिरेसी एंड ब्रुटैलिटी बोला था टी.आर. होम्स ने। नेशनल अपराइजिंग बोला था ताराचंद ने। और रिलीजियस वॉर अगेंस्ट क्रिश्चियंस बोला था L.E.R. रीस ने। हिंदी में देखें तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला था वी.डी. सावरकर ने। षड्यंत्र और क्रूरता बोला था टी.आर. होम्स ने। राष्ट्रीय विद्रोह बोला था ताराचंद ने। और ईसाइयों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध बोला था L.E.R. रीस ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का डी, मतलब ये। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। बी का वन इसमें भी है और इसमें भी। सी का 2, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लीडर्स विद द सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट। विद्रोह के केंद्रों को उनके नेताओं से मिलाइए। 1857 के अंदर अलग अलग सेंटर्स पे अलग अलग लोगों ने विद्रोह को संभाला था, तो उन सेंटर्स को उनके लीडर से मैच करना है अपने को। जगदीशपुर, फैजाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद। अब इसमें कौन कौन था? तो बहुत सिंपल सी बात है, अपन सब पढ़ते ही हैं इसको। जगदीशपुर में था कुंवर टेलर। लखनऊ में हम सबको पता है बेगम हजरत महल। फैजाबाद में अहमदुल्ला शाह और इलाहाबाद में लियाकत अली। इधर भी सीधी सीधी सी बात है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का 3, ए का 3, बी का 2, बी का 2, सी का 4 और डी का 1, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। अब ये तो सिर्फ 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, थोड़ी सी बात अगर और करें सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट की, तो दिल्ली के अंदर कौन था? बहादुर शाह जफर। और उनके साथ में बख्त खान। झांसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था रिवोल्ट का। झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई। सीधी सीधी सी बात है, सिंपल से सेंटर्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुक बाय वी.डी. सावरकर? नॉट अ बुक, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वी.डी. सावरकर द्वारा नहीं लिखी गई है? मोफला रिबेलियन, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857 या फिर हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू। तो फर्स्ट ऑप्शन को अगर देखें मोफला रिबेलियन, ये लिखी गई थी वी.डी. सावरकर द्वारा ही। और ये बुक का मेन जो सेंटर पॉइंट था, इसका मेन कंटेंट जो था वो था साउथ इंडिया के अंदर जो फार्मर्स रिबेलियन हो रहे थे, उसमें एक सेंटर था मोफला, तो उसके ऊपर ये बुक लिखी गई थी। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी वी.डी. सावरकर की ही लिखी हुई है, ये भी 1857 पे लिखी हुई है। ये वाली जो बुक है 1857, ये वी.डी. सावरकर की बुक नहीं है, इस बुक को लिखा था S.N. सेन ने। और हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू, ये बुक भी वी.डी. सावरकर की ही है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, S.N. सेन। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली ये कि ये वाली जो बुक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कई कई बुक्स ऐसी है कुछ गाइड्स में इसी बुक के आगे कॉमा डाल के 1857 भी मेंशन्ड है, तो अपने को इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। देखो सिर्फ इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखना है कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो लिखी है वी.डी. सावरकर ने, और सिर्फ 1857 जो है वो लिखी है S.N. सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ द रिबेलियन? निम्नलिखित में से किसे विद्रोह का प्रकाश स्तंभ कहा जाता था? लाइट हाउस ऑफ द रेबेलियन, शाहमल, खान बहादुर खान, मंगल पांडे और मौलवी अहमदुल्ला शाह। शाहमल हम देखते हैं बरौट परगना जो था यूपी में, वहां पे उसने रिवोल्ट को संभाला था। खान बहादुर खान, खान बहादुर खान था बरेली में।
मंगल पांडे, हम सब जानते हैं मंगल पांडे, बैरकपुर छावनी। सबसे पहले रिवोल्ट को अगर किसी ने स्टार्ट किया था तो वो मंगल पांडे ही था। और मौलवी अहमदुल्ला शाह, इन्होंने रिवोल्ट किया था फैजाबाद में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लाइट हाउस ऑफ द रिबेलियन बोलते थे मौलवी अहमदुल्ला शाह को। तो अब पहली बात तो ये कि लाइट हाउस ऑफ द रिबेलियन होता क्या है और मौलवी अहमदुल्ला शाह को ये लोग क्यों बोलते थे। तो क्यों बोलते थे विद्रोह, मतलब विकास, इसका प्रकाश स्तंभ क्यों बोलते थे लाइट हाउस? क्योंकि इन्होंने लोगों को यूनाइट करने की कोशिश करी थी। ये चाहते थे कि एक कंट्री वाइड स्ट्रगल हो। इन्होंने लोगों को इंस्पायर किया, इन्होंने लोगों को गाइड किया, इसीलिए इनको क्या बोलते थे? लाइट हाउस ऑफ द रिबेलियन। एक बहुत ही फेमस सी बात है मौलवी साहब के बारे में कि जहां भी जाते थे ये एकदम ऐसे पालकी में बैठ के जाते थे और इनके आगे काफिला चलता था पूरा का पूरा और लोग ऐसे ढोल नगाड़े बजाते थे, इसीलिए इनको बोलते हैं डंका शाह। डंका शाह। ये जहां भी जाते थे तो अब ये लोगों को बताएं कैसे कि भाई हम लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, तो ये लोग चपाती डिस्ट्रीब्यूट करते थे। मतलब जो अपन पढ़ते हैं कि 1857 में रिवोल्ट का जो सिंबल था वो क्या था? तो जो चपाती था, इट वॉज द सिंबल ऑफ द रिवोल्ट। अब इस सिंबल को बनाने का क्रेडिट भी मौलवी अहमदुल्ला शाह को जाता है। एक और बात मौलवी साहब के बारे में कि ये जो अहमदुल्ला शाह थे इन्होंने बैटल ऑफ चिन्हट में पार्टिसिपेट किया था। बैटल ऑफ चिन्हट। और इन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर मतलब हेनरी लॉरेंस की सेना को हराया था। तो लाइट हाउस ऑफ द रेबेलियन कौन हो गया? मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर वाज नॉट एसोसिएटेड विथ लखनऊ? निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश अधिकारी का संबंध लखनऊ से नहीं था? सर ह्यूरोज, सर हेनली हैवलॉक, सर जेम्स ऑट्रम या फिर सर कॉलिन कैंपबेल? तो सर ह्यूरोज को हम देखें तो झांसी में जो रेबेलियन हुआ था रानी लक्ष्मीबाई के अंडर, उस रेबेलियन को क्रश किया था सर ह्यूरोज ने। हेनरी हॉलेक और हेनरी ऑट्रम, जेम्स ऑट्रम, ये लोगों को मतलब इन लोगों को लखनऊ में भेजा गया था लखनऊ के रिबेलियन को सप्रेस करने के लिए। लेकिन इनिशियल स्टेज में ये दोनों रिबेलियन को सप्रेस करने में अनसक्सेसफुल थे। उसके बाद में फाइनली कॉलिन कैंपबेल आया था और कैंपबेल ने सक्सेसफुली लखनऊ विद्रोह को दमन कर दिया था। एक बात और, कॉलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की मदद से ये काम किया था। गोरखा रेजिमेंट। तो ह्यूरोज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूरोज, क्योंकि ये बाकी तीनों तो लखनऊ से एसोसिएटेड है, ह्यूरोज जो है वो झांसी से एसोसिएटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लियाकत अली मेड खुशरो बाग एज हिज हेडक्वार्टर। लियाकत अली ने खुशरो बाग को अपना मुख्यालय बनाया। शाहमल मेड हिज हेडक्वार्टर एट द बंगलो ऑफ एन इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना। शाहमल ने यमुना के किनारे सिंचाई विभाग के एक बंगले को अपना मुख्यालय बनाया। और थर्ड पॉइंट कह रहा है, इन सिंहभूम गुलाब सिंह मोबिलाइज द कोल्स। सिंहभूम ने गुलाब सिंह ने कोल जाति को संगठित किया। अब इसमें से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द अबव आर ट्रू? तो एक बार वापस देख लेते हैं अपन सारी स्टेटमेंट्स को। लियाकत अली मेड खुशरो बाग एज हिज हेडक्वार्टर, बिल्कुल सही बात है। लियाकत अली ने खुशरो बाग को अपना हेडक्वार्टर बनाया था। अब लियाकत अली ने रिवोल्ट स्टार्ट कहाँ किया था? तो लियाकत अली वाज एसोसिएटेड विथ इलाहाबाद। शाहमल
मेड हिज हेडक्वार्टर एट द बंगलो ऑफ एन इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑन द बैंक ऑफ यमुना। शाहमल हमें पता, अपन ने अभी देखा था, शामिल था बरोट परगना। और इन्होंने अपना हेडक्वार्टर जो है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के एक बंगलो में बनाया था ऑन द बैंक ऑफ यमुना। तो सेकंड पॉइंट भी सही है। थर्ड पॉइंट है सिंहभूम में गुलाब सिंह ने कोल जाति को संगठित किया। तो इस पॉइंट में एक दिक्कत है, सिंहभूम में गुलाब सिंह ने नहीं किया था, सिंहभूम में गुन्नू ने किया था। इन सिंहभूम गुन्नू मोबिलाइज द कोल्स। तो ये गुलाब सिंह कहाँ थे? गुलाब सिंह थे अंबाला में। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो विच ऑफ द अबव आर ट्रू? ओनली ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट वाज पास्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट किसके कार्यकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड लिटन? सबसे पहली बात तो ये होता क्या है जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट? ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट निकाला था जिसके अंदर इन्होंने बोला था कि ब्रिटिश आर्मी के अंदर जितने भी इंडियन सोल्जर्स रिक्रूटेड हैं उन इंडियन सोल्जर्स को ब्रिटिशर्स कहीं पे भी पोस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि पर्टिकुलर एक आर्मी एक ही जगह पे रहेगी, वो चाहे तो उन्हें ऑल ओवर जहां भी उनकी इच्छा हो वहां पे वो लोग पोस्ट कर सकते हैं। तो ये था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। और ये पास किसने किया था? तो अपन देखते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ही रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। मतलब लॉर्ड कैनिंग जब यहाँ पे गवर्नर जनरल थे उसी टाइम 1857 का रिवोल्ट हो रहा था, इसीलिए लॉर्ड कैनिंग के टेन्योर में ही ये एक्ट पास किया गया। एक आधी बात और देख लेते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में। जो 3 यूनिवर्सिटीज हैं, बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा, ये तीनों यूनिवर्सिटीज लॉर्ड कैनिंग ने इस्टेब्लिश करवाई थी। लॉर्ड मेयो अजमेर में मेयो कॉलेज इस्टेब्लिश करवाया था लॉर्ड मेयो ने, मेयो कॉलेज। लॉर्ड डफरिन 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस्टेब्लिशमेंट का क्रेडिट जाता है लॉर्ड डफरिन के टेन्योर को। और 1878 में वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट पास हुआ था। वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट, ये एक्ट लॉर्ड लिटन के टाइम में पास हुआ था। तो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट हो गया लॉर्ड कैनिंग के टेन्योर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश द्वारा आर्थिक शोषण, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विलय की नीति, यूज्ड ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस, ग्रीस युक्त कारतूसों का प्रयोग, या फिर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ब्रिटिश प्रशासन। पहला पॉइंट है इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द ब्रिटिश बाय द ब्रिटिश। अब ब्रिटिशर्स जो है अपन सब देखते ही है कि बहुत टाइम से इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। हमारे यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को एकदम बर्बाद करके रख दिया। जितने भी आर्टिशंस है, क्राफ्ट्समैन है, वो एकदम जॉबलेस हो गए। हमारा इंपोर्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया और अपना एक्सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ज्यादा कम हो गया। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन तो काफी टाइम से हो रहा था, तो ये इमीडिएट कॉज तो नहीं हुआ। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थ्योरी। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थ्योरी कौन लेके आया था? तो डलहौजी।
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थ्योरी क्या थी? कोई भी स्टेट है अगर उसका सक्सेसर नहीं है तो उस स्टेट को ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेगी। ये एक्ट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था ये डलहौजी लेके आई थी और इसके तहत बहुत सारी टेरिटरीज को उन्होंने ब्रिटिश इंडिया के अंदर इन्वॉल्व कर लिया था। तो इमीडिएट कॉज तो ये भी नहीं हुआ। कौन कौन सी टेरिटरीज थी, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सतारा हो गया, जैतपुर और संबलपुर हो गया, जैतपुर एंड संबलपुर। नागपुर था, झांसी था, उदयपुर भी था। तो इन सब स्टेट्स को डलहौजी ने ब्रिटिश इंडिया के अंदर मिला लिया था। क्यों? क्योंकि इनका डायरेक्ट सक्सेसर नहीं था। तो ऐसा तो नहीं था कि भाई इमीडिएटली इतने सारे स्टेट्स को मिला दिया, इसमें भी टाइम लगा, तो ये भी इमीडिएट कॉज नहीं हुआ। यूज ऑफ ग्रीस्ड कार्टिजेस, ग्रीस युक्त कारतूसों का प्रयोग। ब्रिटिशर्स ने एक इनोवेशन किया था और उनकी जो एनफील्ड राइफल्स थी जो सोल्जर्स को दी हुई थी उनमें उन्होंने अब से ग्रीस्ड कार्टिजेस का यूज करना शुरू किया जिसके अंदर सुअर का मांस और गाय का मांस मिलाया हुआ था। अब इंडियन सोल्जर्स को इस बात से बहुत दिक्कत हुई। क्यों? क्योंकि ये बात सीधी सीधी उनके रिलीजन को हैम्पर कर रही थी। कैसे कर रही थी हैम्पर? तो अपन देखते हैं कि सुअर का मांस और गाय का मांस वो दोनों मतलब हिंदूज के लिए भी और मुस्लिम्स के भी उनके रिलीजन के अगेंस्ट है। इसीलिए रिवोल्ट को एक स्पार्क मिल गया, मतलब सोल्जर्स को एक इमीडिएट रीजन मिल गया कि हमारे रिलीजन के साथ छेड़छाड़ हो रही है, मतलब हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है इससे, इसीलिए इन्होंने रिवोल्ट शुरू कर दिया। तो इमीडिएट कॉज हम कह सकते हैं यूज ऑफ ग्रीस्ड कार्टिजेस। और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी कोई इमीडिएट कॉज नहीं था। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी टाइम से चल ही रहा था और ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन खराब है इसीलिए रिवोल्ट हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या था? यूज ऑफ ग्रीस्ड कार्टिजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट विद द ब्रिटिश ऑफिसर। विद्रोह के केंद्रों को ब्रिटिश अधिकारी से मिलान कीजिए। अलग अलग सेंटर्स पे रिवोल्ट हुआ और उस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलग अलग ऑफिसर्स को भेजा था। हमें यह बताना है कि कौन से ब्रिटिश ऑफिसर ने कौन से एरिया के विद्रोह को दमन किया था। झांसी, बनारस, कानपुर और दिल्ली, ये चार ऑप्शन है अपने पास में। तो अपन सब देखते हैं, हम सब पढ़ते ही हैं कि झांसी में सर ह्यूरोज ने सप्रेस किया था रिवोल्ट को, बनारस में कर्नल नील ने सप्रेस किया था, कानपुर में कॉलिन कैंपबेल थे और दिल्ली में हडसन थे। कॉलिन कैंपबेल ने कानपुर के साथ साथ लखनऊ का भी रिवोल्ट सप्रेस किया था। और ये जो दिल्ली है, दिल्ली में हडसन के साथ में एक ऑफिसर और था जिसका नाम था निकलसन, लेकिन निकलसन की डेथ हो गई थी तो फाइनली हडसन ने ही सप्रेस किया था। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। A3 मतलब ए का 3, ए का 3, ये दो ऑप्शन तो कट हो गए यहीं से। फिर बी का 1, बी का 1 मतलब ऑप्शन नंबर 3, सी का 2 और डी का 4। एक आधा सेंटर और देख लेते हैं कि कौन से सेंटर पे कौन से ब्रिटिश ऑफिसर ने विद्रोह को दमन किया था। तो झांसी पे अपन ने पता ही है ह्यूरोज हो गया, कानपुर, बनारस, लखनऊ में भी कॉलिन कैंपबेल ही थे। एक अपन देखते हैं जगदीशपुर, जगदीशपुर में टेलर नाम का एक ब्रिटिश ऑफिसर था जिन्होंने विद्रोह का दमन किया था। एक देखते हैं फैजाबाद, फैजाबाद में रेनार्ड। जगदीशपुर में रिवोल्ट स्टार्ट किसने किया था? तो हम सब देखते हैं कि जगदीशपुर में रिवोल्ट स्टार्ट किया था कुंवर सिंह ने और उसको सप्रेस किया था टेलर ने।
और फैजाबाद में रिवोल्ट स्टार्ट किया था मौलवी अहमदुल्ला शाह ने, जिसको हम लोग डंका शाह कहते हैं। अभी हमने इतनी सारी बातें पढ़ी उनके बारे में, और उनका रिवोल्ट को सप्रेस किया था रेनाल्ड ने। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही काफी है। आज हमने 1857 के रिवोल्ट के कुछ एमसीक्यूज देखे। आई होप आप सब लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना से पहले जितने भी राजनीतिक संगठन थे हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।